कहानी की शुरुआत एक रहस्यमयी कमरे से होती है जहां हम 5 लोगों को बेहोश पड़ा हुआ देखते हैं। उन सब के सिर पर लोहे की एक एक बाल्टी फंसी हुई थी, जबकि उनकी गर्दनों को मोटी लोहे की जंजीरों ने जकड़ रखा था। इन जंजीरों का दूसरा सिरा कमरे के उस छोर पर मौजूद एक मशीन से जुड़ा था, जहां विशाल लोहे की आरियां तेजी से घूम रही थी। इनमें से किसी को भी नहीं पता था कि कुछ ही देर में यहाँ मौत का खेल शुरू होने वाला है। जैसे ही इन सभी की आंखें खुली, उन्होंने अपनी मौत को अपने सामने खड़ा पाया। लेकिन ट्विस्ट ये है कि यहाँ मरना भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि इस गेम में जीतने के लिए नहीं बल्कि जिंदा रहने के लिए सच बोलना पड़ता है। क्योंकि इस गेम में बोला गया हर एक झूठ आपको मौत के और करीब ले जाता है, और मौत भी कोई ऐसी वैसी नहीं, क्योंकि इतनी खौफनाक मौत को देखकर शायद खुद यमराज भी कांप उठे। उसी पल कमरे में एक डरावनी आवाज गूंज उठी। तुम लोग सोच रहे होगे कि तुम यहाँ क्यों हो। तुम लोगों की सबसे बुरी आदत ये है कि तुम जिम्मेदारी नहीं लेते। तुम्हें मुक्ति मिल सकती है अगर तुम उस झूठ बोलने की आदत को छोड़ दो। ये आवाज उसी इंसान की थी जिसने इस पूरे गेम को डिजाइन किया था। वह इन सभी को सजा देना चाहता था, क्योंकि इनमें से हर किसी ने अपनी जिंदगी में कभी न कभी जानबूझकर न जाने कितने संगीन जुर्म किए थे। इसके बावजूद उन्हें अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं था। तभी अचानक उनके सिर पर लगी बाल्टियों की लाल बत्तियां जल उठी। उसी पल सामने लगी सभी आरियां तेजी से घूमने लगी। उनके गले में बंधी जंजीरें भी धीरे धीरे छोटी होने लगी, जो उन्हें मौत के और करीब खींच रही थी। अब उनके पास अपनी जान बचाने के लिए सिर्फ 60 सेकंड थे। मौत को सामने देखकर सभी ने पूरी ताकत से जंजीरों को खींचना शुरू कर दिया, लेकिन उन मजबूत जंजीरों के सामने उनकी ताकत बेकार साबित हो रही थी। वहीं पास पड़ा आदमी अब भी बेहोश था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि किसी भी पल उसकी मौत हो सकती है। अब सबको लगने लगा था कि उनका अंत निश्चित है। तभी वहां मौजूद ऐना को थोड़ी देर पहले बताए गए गेम के नियम याद आए और उसे समझ आ गया कि उन्हें करना क्या है। वह जल्दी से अपना कांपता हुआ हाथ आरी के पास ले गई। जैसे ही उसके हाथ पर गहरा घाव हुआ, उसी पल उसकी बाल्टी पर लगी हरी बत्ती जल उठी और उसकी जान बच गई। ये देखकर बाकी लोगों को भी समझ आ गया कि उन्हें क्या करना है। सभी ने वही नियम दोहराया और उनकी भी जान बच गई। लेकिन अब भी एक लड़की डर के मारे नियम को मानने से इनकार कर रही थी। अचानक उसकी जंजीरें सिकुड़ गईं और घूमती हुई आरियों ने उसकी पीठ को बुरी तरह चीर दिया। तभी पास पड़ा वह बेहोश आदमी भी किसी तरह होश में आ गया, लेकिन इस जानलेवा खेल को समझ पाता उससे पहले ही काफी देर हो चुकी थी। उसकी जंजीरें भी बिल्कुल छोटी हो गईं और अगले ही पल घूमती हुई आरियों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। उसी पल बाकी बचे लोगों के गेट अपने आप खुल गए और उन्हें अगले पड़ाव की तरफ भेज दिया गया। अब भी उन्होंने ठीक से सांस भी नहीं ली थी कि सामने एक और जानलेवा गेम देखकर उनके होश उड़ गए। उसे देखकर उन्हें समझ आ गया कि अभी तो गेम की बस शुरुआत हुई है। दूसरी तरफ शहर में भी इस खूनी खेल ने पूरी तरह हड़कंप मचा रखा था। शहर के बीचों बीच एक ब्रिज के नीचे एक लाश लटकी हुई थी। ये उसी बदकिस्मत इंसान की लाश थी जिसे कुछ देर पहले उन आरियों ने मौत के घाट उतार दिया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी। ऐसा खौफनाक मामला उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए इसकी पूरी जिम्मेदारी सख्त मिजाज इंस्पेक्टर हॉलोरन और उसके पार्टनर हंटर को सौंपी गई। इंस्पेक्टर ने तुरंत उस लाश को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। लैब में डॉक्टर लोगन और उनकी असिस्टेंट एलेनोर शव की गहराई से जांच कर रहे थे। जैसे ही लोगन ने उसके सिर से लोहे की बाल्टी हटाई, दोनों की सांसें थम गईं। कातिल ने उसे बेहद दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतारा था, लेकिन जांच के दौरान उन्हें एक और अहम सुराग मिला। लोगन को उसकी गर्दन में छिपी हुई एक यूएसबी ड्राइव मिली। उन्होंने बिना देर किए उस ड्राइव को कंप्यूटर में लगाया। उसमें एक संदेश था जिसमें साफ लिखा था कि अब सिर्फ 4 लोग बचे हैं। और जैसे ही यूएसबी को चलाया गया, कंप्यूटर से वही डरावनी आवाज गूंज उठी। गेम्स फिर से शुरू हो चुके हैं और वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक मासूमों के साथ हुए पाप का प्रायश्चित नहीं किया जाएगा। ये उसी कातिल की आवाज थी जो साफ शब्दों में चेतावनी दे रहा था कि गेम अब शुरू हो चुका है और हर किसी को उसके किए हुए जुर्म की सजा मिलेगी। उस आवाज को सुनते ही इंस्पेक्टर के होश उड़ गए, क्योंकि ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि 10 साल पहले मर चुके सीरियल किलर जॉन क्रेमर की थी। अब सभी के मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या जॉन क्रेमर सच में वापस आ गया था? इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए इंस्पेक्टर वहां से निकल गया, लेकिन दूसरी तरफ मौत का ये खेल एक बार फिर शुरू हो चुका था। सभी लोग आने वाले
वाले खतरे से पूरी तरह अनजान थे। तभी उन्हें अपनी तरफ एक डरावनी चीज आती हुई दिखाई दी। वह एक खौफनाक गुड़िया थी जिसके गले में एक सफेद कागज लटका हुआ था। उस पर साफ शब्दों में लिखा था कन्फेस, यानी अपने जुर्म को कबूल करो। ये देखकर सभी के चेहरे उतर गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये गुड़िया उनसे क्या करवाना चाहती है। तभी वह गुड़िया एक डरावनी आवाज में जोर जोर से हंसने लगी। उसी पल उनके गले में बंधी जंजीरें जोर से कस गईं और सामने लगा अगला गेम एक्टिवेट हो गया। ऐना ने घबराकर अपने पास लगे खंभे को कसकर पकड़ लिया, लेकिन खंभे पर लगे कांटेदार तारों ने उसकी पकड़ बुरी तरह कमजोर कर दी। जंजीरें उन सभी को पूरी ताकत से अपनी ओर खींचने लगी। जैसे जैसे मौत उनके करीब आती गई, वैसे वैसे उनके छिपे हुए राज भी सामने आने लगे। सबसे पहले मिच ने अपना हौसला खो दिया। उसने कबूल किया कि कुछ साल पहले सिर्फ $600 के लालच में उसने एक ऐसी पुरानी बाइक बेची थी जिसके ब्रेक खराब थे। उस बाइक को चलाते वक्त एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। लेकिन जुर्म कबूल करने के बाद भी मिच अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। उसका कहना था कि हादसे के लिए वह नहीं, बल्कि तेज रफ्तार में बाइक चला रहा वो लड़का खुद जिम्मेदार था। और शायद यही इस गेम का सबसे बड़ा नियम था। यहाँ सिर्फ अपना राज बता देना काफी नहीं था, उन्हें सच को उसी तरह स्वीकार करना था जैसा वह वास्तव में था। लेकिन हर कोई ऐसा सच बोल रहा था जिससे वह खुद को बेगुनाह साबित कर सके। इसलिए मिच का यह कबूलनामा भी काफी नहीं था। तभी उसकी नजर उस खौफनाक गुड़िया के गले में लटके टेप रिकॉर्डर पर पड़ी। उसने झट से उसे खींच लिया और अगले ही पल मशीन अचानक रुक गई। इससे पहले कि वे राहत की सांस लेते, उनकी नजर ऊपर लगे अगले जाल पर पड़ी। उसे देखते ही उन्हें समझ आ गया कि अब उनके सामने एक और मुश्किल खड़ी होने वाली है। अचानक उनके सामने 3 इंजेक्शन आ गए। सच्चाई जानने के लिए मिच ने टेप रिकॉर्डर का बटन दबाया। अगले ही पल उसी कातिल की आवाज गूंज उठी। उसने बताया कि उन चारों में से किसी एक ने पैसों के लालच में एक औरत का पर्स चुराया था। उस पर्स में उसकी अस्थमा की दवा भी रखी हुई थी और उस वक्त उसे उसी दवा की सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन सही समय पर दवा न मिल पाने की वजह से उस औरत की दर्दनाक मौत हो गई। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि पर्स चुराने वाले ने अपनी आंखों के सामने उस औरत को दम तोड़ते देखा, फिर भी उसकी मदद करने के बजाय पैसे लेकर वहां से भाग गया। अब उसके इस गुनाह की सजा का वक्त आ चुका था। कातिल ने बताया कि जब वे सभी बेहोश थे तभी उस चोर के शरीर में जहर का इंजेक्शन डाल दिया गया था। अब उनके सामने रखे 3 इंजेक्शनों में से सिर्फ एक में उस जहर की असली दवा थी, जबकि दूसरे में सलाइन सॉल्यूशन और तीसरे में खतरनाक हाइड्रोक्लोरिक एसिड था। उन तीनों इंजेक्शनों पर लिखे अलग अलग नंबरों को देखकर सही इंजेक्शन का पता लगाया जा सकता था। अगर उन्होंने सही इंजेक्शन असली गुनहगार को लगा दिया तो उन चारों की जान बच जाएगी, लेकिन अगर जरा भी गलती हुई तो उन सभी की मौत पक्की थी। अब उन्हें इन तीनों में से सही इंजेक्शन चुनना था, लेकिन मुश्किल ये थी कि उन्हें नहीं पता था कि असली चोर कौन है और न ही ये मालूम था कि इन तीनों में से सही इंजेक्शन कौन सा है। तभी उनकी नजर कार्ली के पीले पड़ चुके चेहरे पर गई। उसे देखते ही उन्हें अंदाजा हो गया कि कातिल का इशारा उसी की तरफ था। ये देखते ही रयान ने तुरंत तीनों इंजेक्शन उठा लिए और कार्ली से उनमें से सही इंजेक्शन चुनने को कहा, क्योंकि सही इंजेक्शन चुनते ही न सिर्फ उसकी बल्कि बाकी सभी की जान भी बच सकती थी। लेकिन इतना सब होने के बावजूद कार्ली ने अपना जुर्म स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया। उसका कहना था कि उसने पर्स जरूर चुराया था, लेकिन उसने उस औरत की जान नहीं ली थी, इसलिए उसकी मौत के लिए वह जिम्मेदार नहीं थी। इतना कहते ही उनकी जंजीरें धीरे धीरे ऊपर खींचने लगी और देखते ही देखते चारों हवा में लटक गए। इस वक्त कार्ली के उस घिनौने चेहरे को देखकर मुझे भी हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था और शायद रयान को भी अब काफी गुस्सा आ चुका था। सभी की जान अब हवा में लटकी हुई थी, इसलिए मजबूरी में रयान ने एक बड़ा और गंभीर फैसला लिया। उसने पूरी ताकत से तीनों इंजेक्शन कार्ली की गर्दन में घोंप दिए। अगले ही पल सभी की जंजीरें खुल गईं और चारों जमीन पर जा गिरे। जैसे ही कार्ली ने धीरे धीरे अपना चेहरा घुमाया, सभी ने देखा कि तीनों इंजेक्शन उसकी गर्दन में घुसे हुए थे। उसी पल उनमें मौजूद अलग अलग केमिकल्स ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। एसिड के रिएक्शन की वजह से कार्ली के इंटरनल ऑर्गन्स गलने लगे। उसकी आंख, नाक और कानों से खून बहने लगा और कुछ ही पलों में तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। रयान के इस फैसले से ऐना पूरी तरह गुस्सा हो गई और उसे लड़ने लगी। तभी मिच ने उन दोनों को रोकते हुए कहा कि आपस में लड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर उन्हें यहाँ से जिंदा निकलना है तो उन्हें गुस्से से नहीं, दिमाग से काम लेना होगा। इस वक्त तक शायद आपको भी लग रहा होगा कि ऐना कितनी भोली और साफ दिल की लड़की है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी। अब इस खेल में सिर्फ 3 लोग ही बचे थे। जैसे ही वे कुछ आगे बढ़े, रयान को लगा कि कातिल जानबूझकर उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। उसके हिसाब से जिस दरवाजे पर नो एग्जिट लिखा था वही असल में बाहर निकलने का रास्ता था। वह कहता है कि कातिल ने जानबूझकर उस दरवाजे पर नो एग्जिट लिखा है ताकि वे वहां तक पहुंचने की कोशिश ही न करें। इसीलिए रयान ने फैसला
किया कि वह दरवाजा तोड़कर बाहर निकल जाएगा। एना और मिच ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की। उन्हें अंदाजा था कि ये भी कातिल का कोई जाल हो सकता है, लेकिन रयान ने उनकी एक नहीं सुनी। एक बार फिर अपनी चालाकी दिखाते हुए रयान ने एक फावड़ा उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वह दरवाजे पर वार करने ही वाला था कि तभी एक बेहद खतरनाक जाल सक्रिय हो गया। रयान की टांग एक मजबूत स्टील की तार में बुरी तरह फंस गई। वह जितना खुद को छुड़ाने की कोशिश करता, तार उतनी ही ज्यादा कसती जाती। इससे वह दर्द से जोर जोर से चीखने लगा। अब रयान दोनों से मदद की गुहार लगाने लगा। तभी मिच ने पास पड़े एक फावड़े से उस जाल पर जोरदार वार किया। जाल का एक हिस्सा हटते ही उन्हें नीचे एक और टेप रिकॉर्डर दिखाई दिया, लेकिन इस बार रिकॉर्डर को बाहर निकालना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उसके नीचे लोहे की बड़ी बड़ी पुलियों और तारों का एक खतरनाक जाल बिछा हुआ था। यहाँ जरा सी गलती भी किसी को बुरी तरह जकड़ सकती थी। इसीलिए मिच ने कांटेदार फावड़े की मदद से रिकॉर्डर को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन फावड़ा गलती से तार एक से टकरा गया और अगले ही पल जाल फिर से सक्रिय हो गया। जाल ने फावड़े को एक ही झटके में तोड़कर रख दिया। साथ ही रयान की टांग और ज्यादा कस गई। आखिरकार मिच ने डरते डरते अपना हाथ उस जाल के अंदर डाला और बड़ी सावधानी से टेप रिकॉर्डर को बाहर निकाल लिया। जैसे ही टेप रिकॉर्डर चलाया गया, उसमें फिर उसी कातिल की आवाज गूंज उठी। कातिल रयान का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वह खुद को जरूरत से ज्यादा चालाक समझता है और हर बार शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन आज उसकी यही चालाकी उसकी टांग को बुरी तरह जकड़ चुकी थी। फिर कातिल कहता है, चलो कोई बात नहीं, अगर तुम अब भी आजाद होना चाहते हो तो अपनी टांग के पास लगे लीवर को खींच दो। ऐसा करते ही तुम पूरी तरह आजाद हो जाओगे। रयान अभी इसी उलझन में था कि आखिर पूरी तरह आजाद होने का मतलब क्या है। तभी एना और मिच बाहर निकलने का दूसरा रास्ता ढूंढते ढूंढते एक छोटे से बंद कमरे में पहुंच गए। जैसे ही दोनों अंदर पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब एना और मिच उस छोटे से कमरे में पूरी तरह फंस चुके थे। तभी उनकी नजर ऊपर लटके हुए एक टीवी रिमोट पर पड़ी। उन्होंने किसी तरह उसे नीचे उतारा और टीवी चालू किया। अगले ही पल स्क्रीन पर वही डरावनी गुड़िया दिखाई दी। वह कहने लगी कि उन्होंने पूरी जिंदगी सिर्फ अपने बारे में सोचा है और अपने फायदे के लिए न जाने कितने गलत काम किए हैं, इसलिए अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन एक इंसान अब भी उनकी जान बचा सकता था, रयान। अगर रयान ने अपने पास लगा लीवर खींच दिया तो एना और मिच दोनों बच सकते थे। इतना कहकर टीवी स्क्रीन बंद हो गई। उसी पल ऊपर से तेजी से अनाज गिरना शुरू हो गया। शुरुआत में दोनों को इसमें कोई खास खतरा महसूस नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे अनाज की मात्रा बढ़ती गई, दोनों किसी दलदल की तरह उसमें बुरी तरह धंसने लगे। मौत को इतना करीब देखकर दोनों रयान से मदद के लिए चिल्लाने लगे, लेकिन रयान अभी भी लीवर खींचने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसे डर था कि कहीं लीवर खींचते ही उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। इसी डर और गुस्से में उसने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया। तभी अचानक अनाज गिरना बंद हो गया, लेकिन उनकी मुसीबत खत्म नहीं हुई थी। अगले ही पल ऊपर से नुकीले हथियार गिरने शुरू हो गए। अब हालात पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुके थे। अचानक एक नुकीला चाकू सीधा मिच के कंधे में जा घुसा। वहीं एना के हाथ में कई कीलें एक साथ धंस गईं। दोनों दर्द से चीख उठे और रयान से मदद की भीख मांगने लगे। असल में ये पूरा गेम रयान की परीक्षा के लिए बनाया गया था। कुछ ही देर पहले अपनी जान बचाने के लिए उसने कार्ली की जान ले ली थी, लेकिन अब फैसला लेने की बारी उसकी थी। आखिरकार एना और मिच की दर्द भरी चीखें सुनकर रयान फैसला लेने पर मजबूर हो गया। उसने हिम्मत जुटाई और पूरी ताकत से लीवर खींच दिया। आखिरकार रयान ने अपनी एक टांग की कीमत पर एना और मिच की जान बचा ली। दूसरी तरफ पुलिस की जांच भी लगातार जारी थी। इसी बीच उन्हें कार्ली की डेड बॉडी भी बरामद हो गई। जांच के दौरान दोनों लाशों के नाखूनों में फंसे कुछ ब्लड सैंपल मिले। अब पुलिस के हाथ एक बेहद अहम सुराग लग चुका था। मामले की गंभीरता को देखते हुए उन सैंपल्स को तुरंत डीएनए टेस्ट के लिए भेजा गया। जब रिपोर्ट सामने आई तो उसे देखकर पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में खलबली मच गई, क्योंकि रिपोर्ट में मिला डीएनए पूरी तरह से उस सीरियल किलर जॉन क्रेमर के डीएनए से मैच कर रहा था। ये सुनते ही इंस्पेक्टर हेलोरन का शक और भी गहरा हो गया। सबसे ज्यादा शक उसे लैब में काम करने वाली एलेनोर पर था। दरअसल जांच के दौरान पुलिस टीम ने कुछ ऐसी ऑनलाइन वेबसाइट्स की छानबीन की थी जहां जिगसॉ के डेडली गेम्स और उसके बनाए हुए ट्रैप्स के नमूनों का जिक्र किया गया था। इन वेबसाइट्स पर एलेनोर की काफी सारी एक्टिविटीज पाई गई थी। इतना ही नहीं, उसके आईपी एड्रेस से कई ऐसी चीजें डाउनलोड की गई थी जो इन खतरनाक ट्रैप्स से जुड़ी हुई थी। अब पुलिस का शक सिर्फ एलेनोर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि डॉक्टर लोगन भी उनकी नजर में आने लगा था। मामला अब काफी पेचीदा हो
चुका था। इसलिए लोगन ने खुद एलेनोर से मिलने का फैसला किया और उससे इन सब के बारे में पूरी सच्चाई जानने की कोशिश करने लगा, क्योंकि अगर एलेनोर का इस पूरे मामले से कोई कनेक्शन था तो अब सिर्फ उसकी नहीं, लोगन की जान भी खतरे में पड़ सकती थी। लोगन ने उसे साफ धमकी दी कि अगर ऐसी कोई बात है भी तो पुलिस उसे आज नहीं तो कल ढूंढ ही निकालेगी। इतना सुनते ही एलेनोर का चेहरा उतर गया, इसलिए उसने लोगन को अपने साथ उसके स्टूडियो चलने के लिए कहा। दोनों गाड़ी में बैठकर एक सुनसान जगह पहुंचे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला और उस बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुए, हमें पता चला कि कोई और भी उनका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच चुका था। स्टूडियो के अंदर काफी अंधेरा था, इसलिए लोगन को वहां रखे नुकीले पिन दिखाई नहीं दिए। एलेनोर ने माफी मांगते हुए लाइट जलाई। लाइट जलते ही वहां का नजारा देखकर लोगन पूरी तरह हैरान रह गया। उस स्टूडियो में लगभग सारे ऐसे ट्रैप्स मौजूद थे जिन्हें जॉन क्रेमर अपने उस खूनी खेल में इस्तेमाल करता था। एलेनोर ने चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान लाते हुए बस इतना कहा कि ये उन असली ट्रैप्स की कॉपी हैं, क्योंकि उसे इस तरह के ट्रैप्स बनाना अच्छा लगता है। लोगों ने उसे चेतावनी दी कि उसे अब ये सब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसी खतरनाक हॉबी पालना कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन उनकी ये बातचीत अभी चल ही रही थी कि किसी ने चुपके से उनकी एक तस्वीर खींच ली। वह कोई और नहीं बल्कि पुलिस इंस्पेक्टर हंटर था। इन तस्वीरों को देखते ही पुलिस इंस्पेक्टर का शक यकीन में बदल गया। अब उसे पूरा यकीन था कि इस नए कातिल का एलेनोर से जरूर कोई ना कोई संबंध है। उधर गोदाम में मौजूद तीनों लोग अभी भी सुरक्षित थे। जब एना रयान के जख्म पर पट्टी बांध रही थी, तभी मिच की नजर ट्रैक्टर के बोनट पर रखे एक और टेप रिकॉर्डर पर पड़ी, लेकिन इस बार उस टेप पर मिच का ही नाम लिखा हुआ था। उस मूर्ख ने बिना कुछ सोचे समझे टेप रिकॉर्डर उठा लिया और उसे प्ले कर दिया। अगले ही पल एक और खतरनाक जाल सक्रिय हो गया। कुछ ही सेकंड में रस्सियों ने मिच को बुरी तरह जकड़ लिया और उसे हवा में लटका दिया। उसी पल टेप रिकॉर्डर से उसके जुर्म की पूरी सच्चाई सामने आने लगी। कातिल ने बताया कि मिच ने पिछली बार सिर्फ आधा सच कबूल किया था। उस मोटरसाइकिल के सिर्फ एक नहीं बल्कि दोनों ब्रेक खराब थे और मिच ये बात अच्छी तरह जानता था। इसके बावजूद उसने इस सच्चाई को छिपाए रखा और सिर्फ $600 के लालच में उस लड़के को वही मोटरसाइकिल बेच दी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात अभी बाकी थी। वह लड़का कोई और नहीं बल्कि कातिल का अपना भतीजा था। ये सुनते ही मिच के होश उड़ गए। जिस मोटरसाइकिल की वजह से उसके भतीजे की जान गई थी, कातिल ने उसी बाइक के इंजन को एक श्रेडर मशीन में बदल दिया था और अब मिच की मौत उससे भी ज्यादा दर्दनाक होने वाली थी। लेकिन फिर भी कातिल ने उसे बचने का एक आखिरी मौका दिया। उसने बताया कि अगर मिच सही समय पर श्रेडर मशीन में लगे ब्रेक लीवर को दबा दे तो मशीन रुक सकती है और शायद उसकी जान बच जाए। लेकिन इतनी तेज रफ्तार से घूम रही उस मशीन के बीच उस लीवर तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था। ये देखकर एना से रहा नहीं गया। उसने तुरंत पास पड़ी एक लोहे की रॉड उठाई और उसे मोटरसाइकिल के पहिए में फंसा दिया। कुछ सेकंड के लिए मोटरसाइकिल सच में रुक गई। अब मिच के पास मौका था कि वह तुरंत ब्रेक लीवर दबाकर खुद को बचा ले, लेकिन उस मूर्ख ने ये आखिरी मौका भी सिर्फ चिल्लाने में गंवा दिया। नतीजा ये हुआ कि रॉड ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई और अगले ही पल मोटरसाइकिल पहले से भी ज्यादा तेजी से घूमने लगी। अब मिच के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। अगले ही पल मशीन ने मिच को अपनी चपेट में ले लिया और कुछ ही सेकंड में उसकी बॉडी का कीमा बना दिया। ये सीन इतना भयानक था कि एडिटिंग के दौरान मुझे इसे ब्लर करना पड़ा। दूसरी तरफ शहर में फैलती अफवाहों और लोगों के बीच बढ़ते डर को कम करने के लिए पुलिस ने जॉन क्रेमर की कब्र खुदवाने का फैसला किया, ताकि सभी को पूरी तरह यकीन हो जाए कि जॉन क्रेमर सच में मर चुका है। लेकिन जैसे ही ताबूत का ढक्कन खोला गया, वहां जॉन क्रेमर का कंकाल नहीं था। उसकी जगह एक छोटे मोटे क्रिमिनल की लाश पड़ी थी। ये वही क्रिमिनल था जिसे 2 दिन पहले सीनियर इंस्पेक्टर ने गिरफ्तार किया था और यही वो आदमी था जिसके हाथ में एक रिमोट था। उसी रिमोट का बटन दबाते ही ये खूनी खेल शुरू हुआ था। पुलिस को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मामला पहले से कहीं ज्यादा पेचीदा हो चुका था। लैब रिपोर्ट से मिले डीएनए सैंपल और वही डरावनी आवाज साफ तौर पर जॉन क्रेमर की तरफ इशारा कर रहे थे। लेकिन कब्र से सामने आई सच्चाई इन दोनों बातों से बिल्कुल मेल नहीं खा रही थी। अब इंस्पेक्टर को समझ आ गया था कि ये खेल जॉन क्रेमर का नहीं बल्कि किसी ऐसे शख्स का है जो उसकी पहचान की आड़ में ये सारे कत्ल कर रहा है। अब इंस्पेक्टर को पूरा यकीन हो चुका था कि इस पूरे खेल के पीछे लोगन और एलेनोर का ही हाथ है। इसी यकीन के साथ उसने अपनी पूरी पुलिस टीम को लेकर उनके सीक्रेट स्टूडियो पर छापा मार दिया। पुलिस ने पूरे स्टूडियो की बारीकी से छानबीन की, लेकिन उन जानलेवा ट्रैप्स के अलावा उन्हें कोई खास सुराग नहीं मिला। तभी इंस्पेक्टर की नजर एक सीक्रेट दरवाजे पर पड़ी। वह तुरंत उसके अंदर दाखिल हुआ। कमरे में चारों तरफ घना अंधेरा था, इसलिए उसने पास लटक रही बल्ब की रस्सी खींच दी।
उसे देखते ही एक पल के लिए सारे पुलिस वालों की फटकर चौसठ हो गई। सामने मिच की लाश लटक रही थी, जिसकी मौत कुछ ही घंटे पहले हुई थी। ऊपर से कातिल ने लाश पर भी एक मैसेज चिपका रखा था, अब सिर्फ 2 लोग बचे हैं। इतना सब सामने आने के बाद हंटर तुरंत लोगन को गिरफ्तार करने के लिए निकल गया। उसके घर पहुंचते ही हंटर ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके सामने उसकी सारी करतूतों का खुलासा कर दिया। लेकिन लोगन ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि तुम मुझे गिरफ्तार तो कर सकते हो, लेकिन मैं मुजरिम नहीं हूँ, क्योंकि असली मुजरिम तो तुम्हारे बीच ही घूम रहा है। इसके बाद लोगन ने अपनी जांच के आधार पर कुछ ऐसी बातें बतानी शुरू की जिनसे पूरा मामला ही पलट गया। उसके मुताबिक इस पूरे खूनी खेल का असली मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खुद इंस्पेक्टर हैलोरन था। लोगन ने बताया कि जब पुलिस टीम ने उस क्रिमिनल एडगर को पकड़ा था, तब सभी का निशाना उसके हाथ में मौजूद रिमोट पर था ताकि वह उसका बटन न दबा सके, जबकि हैलोरन का निशाना उसकी बॉडी पर था, क्योंकि वह उसे किसी भी हाल में जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। अपनी बात साबित करने के लिए लोगन ने एडगर की बॉडी से निकली गोली हंटर को दिखाई। जांच करने पर पता चला कि वो गोली सच में हैलोरन की बंदूक से चलाई गई थी। अब धीरे धीरे इस पूरे मामले की असली तस्वीर सामने आने लगी थी। दूसरी तरफ गोदाम में अब सिर्फ ऐना और रयान ही जिंदा बचे थे। रयान अपना एक पैर खोने की वजह से बिल्कुल भी चलने की हालत में नहीं था, इसलिए ऐना ने फैसला किया कि अब बाहर निकलने के लिए उसे ही कुछ करना होगा। ऐना ने एक फावड़ा उठाया और दरवाजा तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार दरवाजा थोड़ा सा खुल गया। उसे लगा कि शायद अब वो आजाद हो जाएगी, लेकिन तभी पीछे से सुअर का मुखौटा पहने एक शख्स ने उस पर हमला कर दिया और उसे बेहोश कर दिया। जब ऐना की आंखें खुली तो उसने खुद को और रयान को मोटी जंजीरों से बंधा हुआ पाया, लेकिन उनके सामने खड़े शख्स को देखते ही दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि 10 साल पहले मर चुका जॉन क्रेमर था। मरे हुए इंसान को अपने सामने जिंदा खड़ा देखकर दोनों के लिए इस बात पर यकीन करना बिल्कुल आसान नहीं था। उनके लिए ये पूरा मंजर किसी भूतिया कहानी से कम नहीं था। लेकिन अगले ही पल जॉन ने बिना वक्त गंवाए दोनों के गुनाह गिनाने शुरू कर दिए। सबसे पहले बारी रयान की थी। रयान ने रोते हुए जॉन से कहा कि उसे तो पहले ही सजा मिल चुकी है, इसलिए अब उसे जाने दिया जाए। लेकिन जॉन ने साफ कहा कि ये तुम्हारी सजा का नतीजा नहीं बल्कि तुम्हारी चालाकी का नतीजा है, और अब उसे एक नहीं बल्कि 3 लोगों की मौत के लिए सजा भुगतनी होगी। इसके बाद जॉन ने बताया कि स्कूल के दिनों में उसने ड्राइविंग कर रहे अपने दोस्त को शराब पीकर परेशान किया था, जिससे उसका ध्यान भटक गया और उस हादसे में उसकी मौत हो गई। इसके बावजूद रयान ने अपनी गलती मानने के बजाय पूरा इल्जाम मर चुके ड्राइवर पर ही डाल दिया था। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था। ऐना का गुनाह तो इससे भी ज्यादा घिनौना था। वह अपने ही मासूम बच्चे के लगातार रोने की वजह से परेशान हो गई और तकिए से उसका दम घोंटकर उसकी जान ले ली, और ये कहकर सारा इल्जाम अपने पति पर डाल दिया कि उसके पति ने ही नींद में बच्चे का दम घोंट दिया था। उसका पति इतने बड़े इल्जाम का सदमा सह नहीं पाया और गिल्ट में आकर आत्महत्या कर ली। मतलब ऐना ने अपने ही हाथों से 2 जिंदगियां खत्म कर दी थी। इसकी सजा तो उसे अब बराबर मिलेगी। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई भाई, आखिर ये कैसी माँ थी जिसे अपने ही बच्चे का रोना इतना खटक गया। खैर, इस मासूम दिखने वाली औरत का घिनौना चेहरा अब हमारे सामने था, लेकिन अब दोनों के गुनाहों की सजा भुगतने का वक्त आ चुका था। फिर भी हर बार की तरह इस बार भी जॉन ने उन दोनों को बचने का एक आखिरी मौका दिया। उसने अपनी शॉटगन उठाई, जेब से एक गोली निकालकर दिखाई और कहा, ये आजादी की चाबी है। इसके बाद उसने वह गोली शॉटगन में लोड की और बिना कुछ कहे दरवाजा बंद करके वहां से चला गया। दोनों को लगा कि जॉन क्रेमर उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना चाहता है। शायद उसका मकसद यही था कि जो आखिर तक जिंदा रहेगा वही इस मौत के खेल से बाहर निकल पाएगा। हालांकि इतने सारे सबक के बाद रयान को अब पूरा यकीन था कि ये भी जॉन के इस खेल का हिस्सा हो सकता है। लेकिन ऐना पर मौत का डर इस कदर हावी हो चुका था कि उसके लिए सही गलत सोचने की गुंजाइश ही नहीं बची थी। वह अब इतनी मतलबी हो चुकी थी कि खुद को बचाने के लिए किसी की जान लेने से भी पीछे नहीं हट सकती थी। इसीलिए ऐना ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वह तुरंत शॉटगन की तरफ दौड़ी, उसे उठाया और सीधे रयान पर तान दी। रयान उसे बार बार समझाता रहा कि ये भी कातिल के गेम का हिस्सा हो सकता है, लेकिन ऐना को पूरा यकीन था कि सामने वाले को मारकर ही वह जिंदा बच सकती है। इसलिए उसने बिना देर किए ट्रिगर दबा दिया। असल में उस शॉटगन का डिजाइन ही उल्टा बनाया गया था। यही वजह थी कि गोली सामने जाने की बजाय पलटकर सीधे ऐना की तरफ चली गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। आखिरकार ऐना का स्वार्थ ही उसकी मौत की वजह बन गया। अगर उसने उस वक्त दिमाग से काम लिया होता तो शायद आज वह जिंदा होती। हालांकि रयान बच तो गया, लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि आजादी उसके हाथ लगकर भी उससे छिन गई, क्योंकि अगले ही पल उसे पता चला कि हथकड़ी की चाबी उसी गोली के अंदर छिपी हुई थी जो धमाके के साथ अब 2 टुकड़ों में टूट चुकी थी। उसी पल
पल रयान को जॉन की कही हुई बात याद आई। ये आजादी की चाबी है। अब उसे समझ आ चुका था कि उसे कितनी बड़ी गलती हो गई थी। उधर एलेनोर और लोगन को उस सीक्रेट गोदाम का ठिकाना मिल चुका था जहां ये खूनी खेल खेला जा रहा था, इसलिए दोनों बिना देर किए वहां पहुंच गए ताकि इस केस को सबसे पहले सुलझाकर पूरा क्रेडिट ले सकें। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि इंस्पेक्टर हैलोरन चुपके से उन दोनों का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंच चुका था। कुछ ही देर में तीनों एक दूसरे के सामने थे। इंस्पेक्टर और लोगन दोनों एक दूसरे को ही इस खूनी खेल का कातिल मान रहे थे। हैलोरन ने बिना देर किए दोनों पर बंदूक तान दी। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि किसी भी पल गोली चल सकती थी। लोगन ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन हैलोरन ने एक ही बार में उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद हैलोरन एलेनोर के पीछे दौड़ा, लेकिन तभी अचानक पीछे से एक रहस्यमयी शख्स आया और हैलोरन पर हमला करके उसे भी बेहोश कर दिया। जब लोगन और इंस्पेक्टर हैलोरन की आंखें खुली तो दोनों ने खुद को एक बिल्कुल नई जगह पर पाया। उनके गले में हाईटेक लेजर कॉलर्स बंधे हुए थे। तभी एक बार फिर जॉन क्रेमर की आवाज गूंज उठी। उसने ऐलान किया कि यही इस खेल का आखिरी राउंड है और जिंदा वही बचेगा जो अपना गुनाह कबूल करेगा। जो सबसे पहले अपना गुनाह कबूल करना चाहता है वह अपने सामने मौजूद लाल बटन दबा दे। इतना सुनते ही हैलोरन ने बिना एक पल गंवाए लोगन का बटन दबा दिया। वह सबसे पहले लोगन से उसका गुनाह कबूल करवाना चाहता था। अगले ही पल लोगन के गले में लगा कॉलर एक्टिवेट हो गया और उसमें से कई तेज लेजर बीम निकलने लगी। मौत को इतना करीब देखकर लोगन बुरी तरह घबरा गया और आखिरकार उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि कई साल पहले अस्पताल में इंटर्नशिप के दौरान गलती से उसने जॉन क्रेमर की एक्सरे रिपोर्ट किसी दूसरे मरीज की रिपोर्ट से बदल दी थी। इसी वजह से जॉन के कैंसर का सही समय पर इलाज नहीं हो सका और उसकी बीमारी लगातार बढ़ती चली गई। जैसे ही लोगन ने अपना गुनाह कबूल किया, उसका कॉलर अचानक एक्टिवेट हो गया और देखते ही देखते उसकी गर्दन कट गई। अब बारी सीनियर इंस्पेक्टर हैलोरन की थी। जैसे ही हैलोरन ट्रैप में फंसा, उसके ऊपर लगा लेजर सिस्टम एक्टिवेट हो गया। तेज लेजर बीम धीरे धीरे छत को काटती हुई उसकी तरफ बढ़ने लगी। मौत को अपनी आंखों के सामने देखकर इंस्पेक्टर पूरी तरह घबरा गया। उसने तुरंत एक एक करके अपने सारे गुनाह कबूल करने शुरू कर दिए। जैसे ही उसके गुनाह कबूल हुए, लेजर सिस्टम बंद हो गया। हैलोरन को लगा कि उसने ये गेम जीत लिया है, लेकिन असली ट्विस्ट तो अब सामने आने वाला था, क्योंकि जिसे अब तक सब लोग मरा हुआ समझ रहे थे, वही लोगन अचानक उठकर खड़ा हो गया। तभी पता चला कि उसकी गर्दन पर लगा लेजर कॉलर नकली था। उसके अंदर सिर्फ नकली खून से भरा एक ब्लड पैक लगा हुआ था। यानी ये पूरा नाटक सिर्फ हैलोरन से उसके गुनाह कबूल करवाने के लिए रचा गया था। इसके बाद लोगन ने हैलोरन के सामने वो सच खोलना शुरू किया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। जिस गेम को हम अब तक वर्तमान में चल रहा समझ रहे थे, उसकी असली कहानी तो कई साल पहले ही खत्म हो चुकी थी। लोगन ने पास का एक दरवाजा खोला। अंदर एना और रयान की लाशें पड़ी थी, जो इतने सालों में सड़कर सिर्फ कंकाल बन चुकी थी। अब पूरा सच सामने था। जिस गेम को हम अभी तक देख रहे थे, वो असल में जॉन क्रेमर का आखिरी गेम था, जो उसकी मौत से कई साल पहले खेला गया था। फिल्म ने हमें वर्तमान और अतीत की घटनाओं को एक साथ दिखाकर पूरे समय गलतफहमी में रखा था, और तभी लोगन ने अपना सबसे बड़ा राज खोला। वह खुद उसी पुराने गेम का 5वां आदमी था जिसे हमने शुरुआत में बेहोश पड़ा देखा था। जॉन ने आखिरी वक्त पर उसकी जान बचाई थी, क्योंकि लोगन की गलती जानबूझकर नहीं हुई थी। यही वो पल था जब लोगन की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। जॉन ने उसे अपना पहला स्टूडेंट बना लिया। दोनों ने साथ मिलकर कई ट्रैप्स तैयार किए और जॉन की मौत के बाद लोगन ने उसके तरीके को अपने अंदाज में आगे बढ़ाया। लेकिन इस बार उसका मकसद सिर्फ किसी को सजा देना नहीं था। लोगन की पत्नी की हत्या एडगर ने की थी और एडगर को हैलोरन ने कानून के शिकंजे से बाहर निकलने दिया था। इसी वजह से लोगन ने हैलोरन द्वारा छोड़े गए क्रिमिनल्स को चुनकर एक ऐसा गेम तैयार किया जो पुराने बांड गेम की बिल्कुल वैसी ही याद दिलाता था। इतना ही नहीं, जॉन क्रेमर की मौजूदगी का भ्रम पैदा करने से लेकर एलेनोर को शक के घेरे में लाने और हैलोरन को खुद जिगसॉ समझे जाने तक सब कुछ लोगन की प्लानिंग का हिस्सा था। अब हैलोरन के सारे गुनाह कबूल हो चुके थे। उसे लग रहा था कि उसने गेम जीत लिया है, लेकिन असल में वह उसी ट्रैप में फंस चुका था जिसे उसने दूसरों के लिए समझा था। लोगन ने आखिरी बटन दबाया। अगले ही पल हैलोरन का कॉलर फिर से एक्टिवेट हो गया। उसे समझने का मौका भी नहीं मिला और लेजर ने उसके सिर को कई हिस्सों में तरबूज की तरह चीर कर रख दिया। इसके साथ ही हैलोरन का अंत हुआ और जॉन क्रेमर की कहानी का ये अध्याय भी खत्म हो गया। तो आपको जिगसॉ का ये पूरा गेम कैसा लगा? अगर आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और ऐसी ही मूवीज की कहानी आसान भाषा में सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।